नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई देश जो पहले अपनी सीमाओं में सिमटा हुआ था, अचानक दुनिया के लिए अपने दरवाजे कैसे खोल देता है? क्यों कुछ देश पहले बंद रहना चाहते थे और फिर क्या हुआ कि उन्हें खुलना पड़ा? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं। जी हाँ, आज हम गोता लगा रहे हैं संजीव वर्मा की किताब के बेहद महत्वपूर्ण अध्याय 20 में, इनवर्ड एंड आउटवर्ड लुकिंग इकोनॉमीज, ग्लोबलाइजेशन। ये चैप्टर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, खासकर GS3 इकोनॉमी के लिहाज से एक तरह से फाउंडेशन है। बिल्कुल। हम समझेंगे कि ये ग्लोबलाइजेशन आखिर है क्या भला, ये होता क्यों है, इसके पीछे कौन सी ताकतें काम करती हैं, जिन्हें किताब में फैसिलिटेटर्स कहा गया है। और हाँ, भारत पर इसके असर की भी बात करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू देखेंगे। हमारा इरादा है इस अध्याय को पूरी गहराई से खंगालना, लाइन बाय लाइन समझना, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ प्योर ज्ञान। तो ये एक लंबी और ज्ञानवर्धक यात्रा होने वाली है। तैयार रहिए। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 20.1 से, बंद अर्थव्यवस्थाएं यानी क्लोज्ड इकोनॉमीज। शुरुआती दौर में ये अर्थव्यवस्थाएं कैसी होती थीं? किताब कहती है इनवर्ड लुकिंग। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब कोई देश विकास के शुरुआती चरण में होता है तो उसका ध्यान मुख्य रूप से अपने अंदरूनी चीजों पर होता है, जैसे कि घरेलू मांग कितनी है, देश की आबादी की जरूरतें क्या हैं, अपने पास संसाधन क्या हैं, बुनियादी जरूरतें कैसे पूरी की जाए, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब। अच्छा, मतलब बाहर की दुनिया से ज्यादा लेना देना नहीं। बिल्कुल। इनका फोकस होता है इंसुलेशन पर, यानी दुनिया से एक तरह का अलगाव। व्यापार लगभग बंद ही रहता है। हाँ, कुछ बहुत जरूरी चीजें शायद आयात करनी पड़ती होंगी, और अगर कुछ अतिरिक्त बन गया तो शायद निर्यात भी कर देते होंगे, लेकिन वो मुख्य एजेंडा नहीं होता। और इसमें सरकार की क्या भूमिका होती थी? सरकार की भूमिका बहुत बड़ी होती थी। वो सिर्फ नियम बनाने वाली नहीं, बल्कि एक बड़े उत्पादक प्रोड्यूसर के तौर पर काम करती थी। ज्यादातर बड़े उद्योग, सेवाएं सब सरकार के हाथ में। और ढेर सारे नियम कानून, रेगुलेशंस। हाँ, बहुत ज्यादा रेगुलेशन। अगर हम 1991 से पहले के भारत को याद करें तो लाइसेंस राज का दौर था। हर छोटी बड़ी चीज के लिए सरकारी मंजूरी, लाइसेंस, परमिट, ये सब बंद अर्थव्यवस्था की निशानियां हैं। तो फिर जोर किस बात पर था? जोर था आत्मनिर्भरता पर, सेल्फ रिलायंस। और इसी से जुड़ा था आयात प्रतिस्थापन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब ये कि जो चीजें हम बाहर से मंगा रहे हैं, कोशिश करो कि उन्हें देश के अंदर ही बनाया जाए। बाहर पर निर्भरता कम से कम हो। सुनने में तो ये आत्मनिर्भर भारत जैसा ही लगता है, जो आजकल भी चर्चा में है। ये विचार तो अच्छा लगता है, फिर दिक्कत कहाँ आती थी? विचार अपनी जगह सही है, लेकिन दिक्कत आती है इसके एग्जीक्यूशन में और लंबे समय तक इसे अपनाने में। जब आप बाहरी दुनिया से कट जाते हैं तो आपकी अर्थव्यवस्था में अकड़न आ जाती है। आप बदलावों के साथ जल्दी ढल नहीं पाते। और कंपटीशन न होने का भी असर पड़ता होगा। उधारने, लागत कम करने पर ध्यान कम हो जाता है। नतीजा, अर्थव्यवस्था महंगी बन जाती है। हर चीज बनाने की लागत ज्यादा तो दाम भी ज्यादा। और विकास दर का क्या? क्या ऐसी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से विकास कर पाती थीं? अक्सर नहीं। विकास दर बढ़ाने में कठिनाई आती है। क्यों? क्योंकि आपके पास संसाधन सीमित है। नई तकनीक, नया ज्ञान बाहर से आ नहीं रहा, ये बहुत धीरे आ रहा है। और जो संसाधन हैं भी, उनका आवंटन शायद ठीक से नहीं हो पाता, क्योंकि सब कुछ सरकारी नियंत्रण में है। बाजार की ताकतें काम नहीं कर रही। तो मतलब जो आत्मनिर्भर बनने चले थे वो अपनी जरूरतें पूरी करने में भी पिछड़ने लगते हैं। हाँ, कई बार यही होता है। घरेलू जरूरतें बढ़ती जाती हैं, आबादी बढ़ती है, लोगों की उम्मीदें बढ़ती हैं, लेकिन उत्पादन उतना तेज नहीं बढ़ पाता। फिर क्या होता है? आपको मजबूरी में जरूरी चीजों के लिए भी आयात बढ़ाना पड़ता है। तो ये जो बाहर देखने की शुरुआत हुई, ये कोई सोची समझी पसंद नहीं थी, बल्कि एक मजबूरी बन गई। ज्यादातर मामलों में यही हुआ। अंदरूनी जरूरतें इतनी बढ़ गईं कि उन्हें पूरा करने के लिए बाहर देखना ही पड़ा। यहीं से खुली अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने की नींव पड़ी। ये तो दिलचस्प मोड़ है। मतलब बंद दरवाजे अंदर की जरूरतों के दबाव में ही खुलने लगे। जी। अब अगला सवाल उठता है कि जब देशों ने बाहर देखना शुरू किया तो कौन सी चीजों ने इस प्रक्रिया को आसान बनाया? इसी पर है सेक्शन 20.2, व्हाट आर दीज फैसिलिटेटर्स। हाँ, पिछले कुछ दशकों में, खासकर 2 दशकों में, दुनिया में बड़े बदलाव आए हैं जिन्होंने इस जुड़ाव को, इस ग्लोबलाइजेशन को बहुत तेज कर दिया है। चलिए इन फैसिलिटेटर्स पर विस्तार से बात करते हैं। बिल्कुल। किताब में कई फैसिलिटेटर्स गिनाए गए हैं। पहला है वैश्विक पहुंच,
ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी मतलब दुनिया छोटी हो गई। हाँ, एक तरह से सोचिए ट्रांसपोर्ट कितना बदल गया है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट यानी सामान अब जहाज, ट्रेन, ट्रक सबसे मिलाकर कहीं भी तेजी से पहुंच सकता है। और लोगों का आला जाना, हवाई यात्रा। पहले हवाई यात्रा कुछ खास लोगों, एलिट्स तक सीमित थी। अब तो बहुत आम हो गई है। लो कॉस्ट एयरलाइंस आ गई हैं। यात्रा सस्ती, तेज और आरामदायक हो गई है। एग्जैक्टली इसे हवाई यात्रा का लोकतंत्रीकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन कह सकते हैं। इससे न सिर्फ व्यापार बढ़ा बल्कि पर्यटन बढ़ा। लोग दुनिया घूमने लगे, एक दूसरे को जानने लगे, अवेयरनेस बढ़ी। हाँ, पहले विदेश यात्रा एक सपना होती थी, अब बहुत लोग जा पाते हैं। दूसरा बड़ा फैसिलिटेटर दूर संचार क्रांति, ये टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन। ओ हाँ, ये तो शायद सबसे बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, टेलीडेंसिटी यानी प्रति व्यक्ति फोन कनेक्शन कितनी तेजी से बढ़ी है। टेक्नोलॉजी ने संचार को इतना सस्ता कर दिया। पहले सिर्फ ऑडियो कॉल होती थी, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आम है। सोचिए, बिजनेस मीटिंग्स, इंटरव्यूज, पढ़ाई सब कुछ दूर बैठे हो जाता है। इसने भौगोलिक दूरियों को मिटा दिया। और फिर आया मोबाइल फोन। हाँ, असली क्रांति तो मोबाइल टेलीफोन ही ने की। याद है वो लैंडलाइन का जमाना? एक फोन पूरे मोहल्ले में बजता था, अब हर जेब में फोन है। इसने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। सही कहा। अच्छा, तीसरा फैसिलिटेटर सूचना का या पलट, इंफॉर्मेशन मेटामॉर्फोसिस। ये क्या है? ये है जानकारी तक पहुंच का बदलना। पहले जानकारी फिजिकल रूप में थी, किताबें, मैगजीन्स, लाइब्रेरी। जानकारी मिलना मुश्किल था और अक्सर एक तरफा होता था। किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम। और अब है इंटरनेट, गूगल, याहू जैसे सर्च इंजन। कोई भी जानकारी चाहिए, बस टाइप करो और मिल गई। इसे कहते हैं सिमेट्रिकल जानकारी। लगभग सबके पास एक जैसी पहुंच, पूरी दुनिया की जानकारी आपकी उंगलियों पर। इससे जागरूकता, अवेयरनेस, सूचना की रफ्तार और ज्ञान, नॉलेज पर जबरदस्त असर पड़ा होगा। पहले रिसर्च करना कितना मुश्किल होता था। निश्चित रूप से। चौथा फैसिलिटेटर है मीडिया परिवर्तन, मीडिया ट्रांसफॉर्मेशन। प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ। हाँ, अखबारों, मैगजीन से टीवी का सफर और फिर सैटेलाइट कनेक्टिविटी। दुनिया भर के चैनल आपके ड्राइंग रूम में। दुनिया में कहीं कुछ हो रहा है, आपको तुरंत पता चल जाता है। इसने भी दुनिया को जोड़ने में बड़ा रोल निभाया। अगला पॉइंट है जीवन स्तर की नई परिभाषा, रीडिफाइंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। इसका क्या मतलब है? मतलब लोगों की जीवन जीने की सोच बदली। पहले हार्ड लिविंग पर जोर था, जरूरतें पूरी हो जाएं बस। अब सॉफ्ट लिविंग की तरफ झुकाव है। सॉफ्ट लिविंग मतलब आराम और सुविधा। हाँ, उपलब्धता बढ़ी है, चीजों के विकल्प बढ़े हैं। लोग अब सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि सुविधा, कन्वीनियंस और आराम, कंफर्ट पर भी ध्यान देते हैं। जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन। इनकी मांग क्यों बढ़ी? एक तो लोगों की आय बढ़ी और दूसरा टेक्नोलॉजी और बड़े पैमाने पर उत्पादन से इनकी कीमतें भी कम हुई। तो जीवन थोड़ा आसान और आरामदायक बनाने की चाहत बढ़ी। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है छठा फैसिलिटेटर, तेज तर्रार जीवन शैली। भागदौड़ भरे जिंदगी। हाँ, समय की कमी, सब कुछ जल्दी चाहिए। इसी से फास्ट फूड का चलन बढ़ा। सुविधाजनक सामान जैसे रेडी टू ईट मील्स, ऑनलाइन शॉपिंग, इनकी मांग बढ़ी। जिंदगी की रफ्तार तेज हो गई है। ये तो दिखता है शहरों में खासकर। और आखिरी फैसिलिटेटर सातवां है सांस्कृतिक आदान प्रदान, यानी अलग अलग देशों, समुदायों के बीच मिलना जुलना, एक दूसरे की संस्कृति को जानना। जी, जब लोग यात्रा करते हैं, पढ़ते हैं, मीडिया देखते हैं, तो अलग अलग संस्कृतियों के संपर्क में आते हैं। खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, विचार, इनका लेन देन बढ़ता है। विचारों का प्रभाव अब सीमाओं में बंधा नहीं रहता। तो इन सातों फैसिलिटेटर्स ने मिलकर क्या किया? इन सब ने मिलकर दुनिया को वाकई एक ग्लोबल विलेज बना दिया। अब वस्तुएं और सेवाएं भूगोल तक सीमित नहीं रहीं। जैसे किताब में उदाहरण है सोनी टीवी का। कंपनी जापान की है, बन शायद कोरिया या ताइवान में रहा है और बिग भारत में रहा है। उत्पत्ति देश, कंट्री ऑफ ओरिजिन अब उतना प्रासंगिक नहीं रहा। उपलब्धता अब बाजार संचालित, मार्केट ड्रिवन हो गई है। जहां मांग है वहां चीज पहुंच जाती है। बिल्कुल। तो निष्कर्ष ये है कि ये जो फैसिलिटेटर्स हैं, ये बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था की तरफ जाने की प्रक्रिया के, यानी वैश्वीकरण की प्रक्रिया के एक्सेलरेटर्स हैं। इन्होंने रफ्तार दी है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि वैश्वीकरण कोई मंजिल, डेस्टिनेशन नहीं है। ये एक प्रक्रिया, प्रोसेस है, एक यात्रा, जर्नी है जो चलती रहती है। सही कहा, ये लगातार विकसित हो रही है।
ठीक है, तो हमने समझ लिया कि बंद अर्थव्यवस्थाएं क्यों खुली और किन चीजों ने इस खुलने की प्रक्रिया को तेज किया। अब आते हैं सेक्शन 20.3 पर, वैश्वीकरण संकेतक, ग्लोबलाइजेशन इंडिकेटर्स। हम कैसे मापते हैं कि कोई देश कितना खुला है, कितना ग्लोबलाइज्ड है? देखिए, हर देश के खुलेपन की डिग्री अलग अलग होती है। कोई देश ज्यादा खुला है, कोई कम, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण या संकेतक होते हैं जिनसे पता चलता है कि कोई देश वैश्वीकरण की राह पर है। क्या है ये संकेतक? पहला, दुनिया से अलगाव कम करना, यानी बाहरी दुनिया से जुड़ने की कोशिश करना, अपनी नीतियां बदलना। दूसरा, सीमा पार प्रवाह, क्रॉस बॉर्डर फ्लोज पर लगे प्रतिबंधों में ढील देना। ये प्रवाह किस चीज का? वस्तुओं का, सेवाओं का, संसाधनों का, निवेश का। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आने देना। अच्छा, तो क्या बार और निवेश का बढ़ना एक बड़ा संकेत है? हाँ, बिल्कुल। तीसरा संकेतक यही है, जीडीपी में निर्यात और आयात की हिस्सेदारी बढ़ना। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट शेयर इन जीडीपी का बढ़ना ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था बाहरी दुनिया से कितनी जुड़ गई है। और निर्यात पर खास जोर देना। जी। चौथा पॉइंट, निर्यात पर ज्यादा जोर, ग्रेटर थ्रस्ट ऑन एक्सपोर्ट्स। देश कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सामान और सेवाएं बाहर बेचें। इसीलिए पांचवां संकेतक है जीडीपी में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात की हिस्सेदारी का बढ़ना। ये तीसरे पॉइंट से जुड़ाव है, पर खास तौर पर निर्यात पर फोकस दिखाता है। और विदेशी मुद्रा का लेन देन। हाँ, छठा संकेतक विदेशी मुद्रा लेन देन, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस में वृद्धि। जब व्यापार और निवेश बढ़ेगा तो डॉलर, यूरो, येन आदि में लेन देन भी बढ़ेगा। सातवां, प्रतिस्पर्धी ताकतों पर फोकस करना। सरकारें समझती हैं कि अब सिर्फ घरेलू कंपनियों से मुकाबला नहीं है, बल्कि दुनिया भर की कंपनियों से है। इसलिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा का लक्ष्य रखना पड़ता है। ये सब तो नीतियों में बदलाव की बात हुई। क्या सरकार की सोच में भी बदलाव दिखता है? बिल्कुल। आठवां और शायद सबसे महत्वपूर्ण संकेतक यही है, सरकार की बदली सोच और मानसिकता का प्रतिबिंब। सरकारें समझने लगती हैं कि बंद रहने से ज्यादा फायदा खुलने में है, दुनिया से जुड़ने में है। क्या इसके उदाहरण हैं इतिहास में? कई हैं। पूर्व सोवियत संघ के देशों को देखिए। 70 के दशक में चीन ने धीरे धीरे खुलना शुरू किया और भारत ने 90 के दशक में बड़े पैमाने पर यह रास्ता अपनाया। एक तरह से बंद अर्थव्यवस्थाओं के युग का अंत हो गया। भारत के संदर्भ में आते हैं, 1991 के आर्थिक सुधारों की बात अक्सर होती है। एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। हाँ, ये तीनों जुड़े हुए हैं। उदारीकरण और निजीकरण का मुख्य उद्देश्य था घरेलू प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, सरकारी नियंत्रण कम करना, निजी कंपनियों को आगे आने का मौका देना, लाइसेंस राज खत्म करना। और वैश्वीकरण? वैश्वीकरण का लक्ष्य था वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए देश को तैयार करना, दुनिया के लिए दरवाजे खोलना, विदेशी कंपनियों को आने देना, अपनी कंपनियों को बाहर जाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं? बिल्कुल। आप वैश्विक स्तर पर तभी टिक सकते हैं जब आप घरेलू स्तर पर मजबूत हों। डोमेस्टिक कंपटीशन ग्लोबल कंपटीशन की पहली सीढ़ी है। अगर आपकी अपनी कंपनियां ही आपस में लड़कर बेहतर नहीं बनेंगी तो वो दुनिया की कंपनियों का सामना कैसे करेंगी? ये समझना जरूरी है। और किताब ये भी कहती है कि एलपीजी कोई अंतिम उद्देश्य नहीं थे, बल्कि प्रक्रियाएं थीं। सही। इनका असली लक्ष्य था बेहतर विकास दर पाना, आर्थिक बेहतरी लाना और अंततः घरेलू जरूरतें ही पूरी करना। हाँ, इस बार सरकारी हस्तक्षेप कम करके बाजार की ताकतों को ज्यादा भूमिका देकर। भारत के वैश्वीकरण के बारे में एक दिलचस्प बात कही गई है। इसके दो पहलू हैं और दोनों की रफ्तार अलग रही है। हाँ, एक है व्यापार संबंधी वैश्वीकरण, यानी वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात। ये भारत में हुआ, पर तुलनात्मक रूप से धीमी गति से। दूसरा पहलू है वित्तीय एकीकरण, यानी पूंजी का प्रवाह, एफआईआई, एफडीआई वगैरह। ये बहुत तेजी से बढ़ा। एक समय ऐसा भी आया जब भारत में आने और जाने वाली पूंजी का कुल प्रवाह जीडीपी के 100% से भी ज्यादा हो गया था। ओह, ये तो बहुत ज्यादा है। जी। तो भारत का जुड़ाव फाइनेंस के मामले में व्यापार से कहीं ज्यादा तेज और गहरा हुआ। तो वैश्वीकरण की प्रकृति क्या है? क्या ये कोई स्थिर चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक नया, गतिशील, डायनामिक और लगातार विकसित होने वाला कॉन्सेप्ट है। समय और जरूरत के हिसाब से इसे पुनर्परिभाषित किया जाता रहा है और अब ये ज्यादातर देशों के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित है। अब ये पसंद का मामला कम और मजबूरी या एक स्वाभाविक प्रवाह, नेचुरल टाइड ज्यादा बन गया है। दुनिया इतनी जुड़ गई है कि आप अलग थलग रह ही नहीं सकते। ये बात सोचने वाली है। अब अलग रहना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल।
लेकिन जैसा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैश्वीकरण के भी होंगे। सेक्शन 20.4 इसी की बात करता है, वैश्विक गांव के दुष्परिणाम, फॉल आउट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऐसा कहा गया है कि ये जरूरत से प्रेरित है, पर इसके नकारात्मक पहलू भी हैं। हाँ, देखिए, जब आप दुनिया से जुड़ते हैं तो फायदे के साथ कुछ जोखिम भी आते हैं। सबसे बड़ा दुष्परिणाम है अर्थव्यवस्थाओं का जुड़ जाना, जिसे कहते हैं कपलिंग ऑफ इकोनॉमीज। कपलिंग मतलब एक साथ बंध जाना। जब अर्थव्यवस्थाएं इतनी गहराई से जुड़ जाती हैं, व्यापार, निवेश, फाइनेंस के जरिए, तो दुनिया में कहीं भी कोई बड़ा आर्थिक संकट आता है तो आप उससे बच नहीं सकते। प्रतिकूल वैश्विक प्रभावों से खुद को अलग करना, यानी डीकपलिंग, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या पहले ऐसा नहीं था? 90s के दशक तक 90s के दशक तक और शायद उसके कुछ बाद तक भी देश कुछ हद तक खुद को वैश्विक संकटों से बचा पाते थे। उस समय कई क्षेत्रीय संकट आए, मेक्सिको में, चिली में, दक्षिण पूर्व एशिया, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, अर्जेंटीना में। और भारत पर उनका ज्यादा असर नहीं हुआ था? हाँ, भारत पर उनका असर बहुत सीमित था। इससे एक धारणा बनी थी कि शायद वैश्वीकरण के साथ साथ डीकपलिंग भी संभव है, यानी आप दुनिया से जुड़ भी जाएं और उसके संकटों से बच भी जाएं। लेकिन ये धारणा गलत साबित हुई। हाँ, 2008 की वैश्विक मंदी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ने इस धारणा को पूरी तरह तोड़ दिया। ये संकट अमेरिका से शुरू हुआ, पर इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। तब समझ आया कि अब कोई देश हर्मिट इकोनॉमी, यानी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ तपस्वी बनकर नहीं रह सकता। भारत और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी इससे प्रभावित हुईं। हालांकि शायद अमेरिका और यूरोप जितना नहीं, पर असर तो पड़ा। तो सबक ये मिला कि जितनी ज्यादा खुली नीतियां होंगी, दुनिया से जितना ज्यादा जुड़ाव होगा, उतना ही वैश्विक संकटों का खतरा भी बढ़ेगा। बिल्कुल, और ये जुड़ाव सिर्फ कुछ खास भौगोलिक क्षेत्रों या चयनात्मक नहीं है, ये वैश्विक है। मतलब ये कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं सिर्फ अमेरिका से जुड़ूंगा, यूरोप से नहीं, या सिर्फ एशिया से जुड़ूंगा। उदाहरण के लिए, जब ग्रीस या स्पेन में आर्थिक संकट आया तो उसका असर भारत और चीन के शेयर बाजारों पर भी देखने को मिला। क्यों? क्योंकि वैश्विक निवेशक घबराते हैं और हर जगह से पैसा निकालने लगते हैं, चाहे उस देश की अपनी अर्थव्यवस्था ठीक ही क्यों न चल रही हो। ओहो, ये तो वाकई चिंता की बात है। मतलब कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा और अब कुनबा साथ ही डूबेगा, साथ ही तैरेगा। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ये जुड़ाव अब एक हकीकत है। तो ये तो हुआ एक बड़ा दुष्परिणाम। अब सेक्शन 20.5 बात करता है वैश्वीकरण की अन्य चुनौतियों की, चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की। कहा गया है कि ये बेहतरी के साधन देता है, पर कुछ मुश्किलें भी लाता है। जी, पहला चैलेंज जिसका जिक्र है वो है आयात दबाव। मतलब देखिए, वैश्वीकरण में निर्यात पर जोर देना जरूरी है, ये हमने देखा, लेकिन साथ ही आपको उदार आयात नीतियां भी अपनानी पड़ती हैं। दरवाजे दोनों तरफ से खुलते हैं। अब इससे होता क्या है कि बाहर से सस्ता माल, खासकर चीन जैसे देशों से, आपके बाजार में आने लगता है। इससे आपके घरेलू उद्योगों को, खासकर छोटे उद्योगों को खतरा पैदा हो जाता है। वो सस्ते आयातित माल का मुकाबला नहीं कर पाते। हाँ, ये डंपिंग वाली समस्या तो अक्सर सुनते हैं, खासकर चीनी सामान के संदर्भ में। बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है। कैसे अपने उद्योगों को बचाया जाए बिना प्रोटेक्शनिज्म का रास्ता अपनाएं। दूसरी चुनौती, विदेशी फंड का अचानक बहुत ज्यादा आना। सर्ज इन फॉरेन फंड्स। ज्यादा पैसा आना तो अच्छी बात होनी चाहिए। हमेशा नहीं। अगर अचानक बहुत ज्यादा विदेशी निवेश, FDI, FII आने लगे तो बाजार में डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है। इससे क्या होता है? डॉलर सस्ता हो जाएगा और रुपया मजबूत। एग्जैक्टली। घरेलू मुद्रा मजबूत होने लगती है, अप्रिशिएटिंग होम करेंसी। अब सोचिए, अगर रुपया मजबूत हो गया तो भारतीय सामान विदेशी खरीदारों के लिए महंगा हो जाएगा। ओह, तो इससे हमारे निर्यात को नुकसान पहुंचेगा। हर्टिंग एक्सपोर्ट्स। जी हाँ, तो विदेशी फंड का आना अच्छा है, पर उसका अचानक बहुत ज्यादा आना या जाना, वॉलेटिलिटी, दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। ये भारत के लिए एक विशेष चिंता रही है, जैसा एक्सचेंज रेट वाले सेक्शन में भी डिस्कस होता है। इसे मैनेज करना रिजर्व बैंक के लिए एक बड़ा काम है। ये तो बिल्कुल उलझी हुई बात है। तीसरी चुनौती, उपभोक्तावाद का बढ़ना। कंज्यूमरिज्म, मतलब लोग ज्यादा खर्च करने लगे हैं। हाँ, किताब चिंता जताती है कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था जो पारंपरिक रूप से निवेश आधारित रही है, यानी हम बचत करके उसे उत्पादन क्षमता बढ़ाने में लगाते थे, वो कहीं उपभोग आधारित न बन जाए। इसमें क्या बुराई है? लोग खर्च करेंगे तो मांग बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। बुराई यह है कि अगर ये असंतुलित हो जाए तो विकास का आधार कमजोर हो सकता है। संसाधनों का इस्तेमाल शायद जनता के व्यापक हितों के बजाय सिर्फ उन चीजों के उत्पादन में ज्यादा होने लगे
जिनकी मांग ज्यादा है, भले ही वो जरूरी ना हो। और अगर लोग खर्च ज्यादा करेंगे तो बचत, सेविंग्स कम हो सकती है, जिससे भविष्य के निवेश के लिए पैसा कम रह जाएगा। ये एक चिंता है। ये एक बारीक संतुलन बनाने वाली बात है। चौथी चुनौती? इसे किताब सबसे बड़ी चुनौती कहती है, घरेलू क्षेत्र को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाना। अच्छा, ये तो पहले भी बात हुई थी। हाँ, पर यह सबसे मुश्किल काम है। अपनी कंपनियों, अपने उद्योगों को इतना सक्षम बनाना कि वो न सिर्फ वैश्विक प्रतिस्पर्धा झेल सकें, बल्कि वैश्विक बाजारों में अपनी जगह भी बना सकें। कार्व आउट अ नीश? इसमें क्वालिटी, इनोवेशन, लागत सब कुछ आता है। और पांचवी चुनौती? अपेक्षाओं का प्रबंधन। मतलब ये समझना और समझाना कि वैश्वीकरण कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये देश की बड़ी समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन, रीजनल इम्बैलेंसेस का सीधा हल, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, कई बार ऐसी उम्मीदें लगा ली जाती हैं कि सुधार हो गए तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य दुनिया से एकीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है। सरकार की भूमिका और चुनौती यहाँ बहुत बड़ी है। कैसे? सरकार को ये गलतफहमी दूर करनी होगी। उसे स्पष्ट करना होगा कि 1991 के सुधारों का लक्ष्य था प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना, कुशल विनिर्माण, एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और उच्च विकास दर, हायर ग्रोथ रेट हासिल करना। और उम्मीद ये थी कि इस बढ़े हुए विकास का फायदा समय के साथ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचेगा और समग्र विकास होगा। लेकिन किताब एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है, थोड़ी कठोरता से। हाँ, किताब कहती है कि सरकार को आर्थिक सुधारों के डिलीवरेबल्स, यानी सुधारों से क्या हासिल होना है, और अपने खुद के डोमेन के डिलीवरेबल्स, यानी गरीबी हटाना, रोजगार देना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, इनको स्पष्ट रूप से अलग, क्लियरली डिमार्केट करना होगा। और अगर सुधारों की आलोचना इसलिए होती है कि वो सामाजिक मुद्दों पर डिलीवर नहीं कर पाए, तो ये असल में सरकार द्वारा अपनी खुद की जिम्मेदारी से चूकने की स्वीकृति है। सुधारों का काम अर्थव्यवस्था को कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाना था। सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना सरकार का अपना काम था, जिसे शायद उसने ठीक से नहीं किया। ये तो वाकई एक तीखी टिप्पणी है, पर सोचने पर मजबूर करती है। जी, चलिए अब हम आते हैं इस अध्याय के शायद सबसे दिलचस्प और प्रासंगिक हिस्से पर। सेक्शन 20.6 भारतीय समाज पर अब तक का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी सो फार। वैश्वीकरण ने हमारी अर्थव्यवस्था को तो बदला, पर हमारे समाज पर, हमारे जीने के तरीके पर क्या असर डाला? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्थव्यवस्था और समाज अलग अलग नहीं है। भारत का समाज, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत प्राचीन, विविध, डाइवर्स और जटिल कॉम्प्लेक्स विरासत वाला है। अनेकता में एकता इसकी पहचान रही है। औपनिवेशिक प्रभाव भी रहा है, और सामाजिक संरचना में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र का बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल, आज़ादी के समय हमें विरासत में मिली थी निम्न आय, लो इनकम और व्यापक गरीबी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। पुनर्निर्माण का काम धीमा था। फिर 1991 के सुधार आए, जिनसे विकास को गति मिली, आर्थिक सशक्तिकरण हुआ और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया। गरीबी कम जरूर हुई, पर खत्म नहीं हुई। और यह भी सच है कि सुधारों का असर शुरू में मुख्यतः शहरी भारत पर ज्यादा दिखा। ग्रामीण भारत में बदलाव आया, पर शायद उतना बड़ा नहीं, और वहां पारंपरिक सोच काफी हद तक बनी रही। तो चलिए पहले शहरी भारत पर पड़े प्रभावों की विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहला जिक्र है बढ़ते मध्यम वर्ग का। हाँ, ये वैश्वीकरण के बाद के भारत की सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में भारत और चीन के विशाल मध्यम वर्ग को भविष्य का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। इस वर्ग की क्या विशेषताएं हैं? इनकी आय बढ़ी है, क्रय शक्ति बढ़ी है। ये अब बेहतर और विविध वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं। इनका जीवन स्तर बदला है। ये बदलाव पहले मेट्रो शहरों में दिखा, फिर धीरे धीरे टियर 2 और टियर 3 शहरों तक फैल रहा है। मॉल कल्चर, फास्ट फूड चेन्स, बाहर खाना, डाइनिंग आउट, ये सब इसी बढ़ते मध्यम वर्ग की निशानियां हैं। हाँ, ये तो अपने आसपास हम रोज देखते हैं। दूसरा प्रभाव, वैश्विक वस्तुएं और सेवाएं। ग्लोबल गुड्स एंड सर्विसेज। अब बाजार में विकल्पों की भरमार है। वाइडर चॉइस सेट। दुनिया भर के ब्रांड्स उपलब्ध हैं और अक्सर किफायती दामों पर। अफोर्डेबल प्राइसेस। अब लोग ये नहीं देखते कि चीज किस देश की है, बस ब्रांड और क्वालिटी देखते हैं। हर आय वर्ग के लिए उत्पाद मौजूद हैं। तीसरा प्रभाव, सूचना समरूपता। इसकी बात फैसिलिटेटर्स में भी हुई थी। हाँ, पर समाज पर इसका असर बहुत गहरा है। जानकारी तक आसान पहुंच ने लोगों को ज्यादा सूचित, इन्फॉर्म्ड बनाया है। अब वो बेहतर निर्णय, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं,
चाहे वो कुछ खरीदने का हो, करियर चुनने का हो या वोट देने का हो। पहले जो सूचना की विषमता थी, यानी किसी के पास ज्यादा जानकारी किसी के पास कम, वो काफी हद तक खत्म हो गई है। इससे हर उम्र के लोगों में जागरूकता और ज्ञान बढ़ा है। बिल्कुल। चौथा, मोबाइल टेलीफोनी। इसकी पहुंच तो गांवों तक हो गई है। सस्ते मोबाइल हैंडसेट्स और कॉल दरें, देश में 80% से ज्यादा मोबाइल पेनिट्रेशन है। इसने दूर दराज के इलाकों को भी जोड़ दिया है। संचार के साथ साथ इसने लोगों की जीवन शैली, लाइफस्टाइल को भी सुधारा है। बैंकिंग, जानकारी, मनोरंजन सब मोबाइल पर है। ये वाकई एक क्रांति है। पांचवा, सोशल नेटवर्किंग। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन्होंने लोगों के जुड़ने का तरीका बदल दिया है। ये एक तरह का फेसलेस कम्युनिकेशन है, जहां लोग ज्यादा खुलकर अपने विचार रख पाते हैं। पुराने दोस्तों से जुड़ना आसान हो गया है। इसने समाज को शायद अधिक खुला बनाया है। हाँ, इसके फायदे हैं, पर शायद कुछ नुकसान भी हैं जिन पर बाद में बात करेंगे। छठा, सीमा पार सांस्कृतिक जुड़ाव, क्रॉस बॉर्डर कल्चरल एंगेजमेंट। इसमें दो बातें। एक तो बढ़ता मध्यम वर्ग और सस्ती हवाई यात्रा के कारण अब ज्यादा भारतीय विदेश घूमने जाते हैं। वो अलग अलग संस्कृतियों का अनुभव करते हैं। दूसरी तरफ भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। इससे आपसी समझ और सम्मान बढ़ता है। सातवां, समरस संस्कृति का उदय। इमर्जेंस ऑफ अ हार्मोनाइज्ड कल्चर, मतलब कि संस्कृतियों के मेलजोल से एक मिलीजुली समरस संस्कृति उभर रही है। खान पान, पहनावा, जैसे यूनिसेक्स कपड़े, संगीत, फिल्में, इन सब में ये दिखता है। हम बाहरी चीज़ों को अपना रहे हैं और दुनिया भी भारतीय संस्कृति के तत्वों को अपना रही है। किताब में नए त्योहारों का भी जिक्र है, जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे। ये सब कहीं ना कहीं एक एकजुट होते समाज को बढ़ावा देते हैं। और आठवां और बहुत महत्वपूर्ण, महिलाओं की बदलती भूमिका, चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन। ये शायद सबसे सकारात्मक बदलावों में से एक है। महिलाएं अब करियर पर ज्यादा फोकस कर रही हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं और अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहती हैं। समाज में भी उनकी इस भूमिका को स्वीकृति मिल रही है। हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं, हाँ, पर अब वो पुरुषों के बराबर दर्जे और सम्मान के हकदार मानी जा रही हैं। हम महिलाओं को शीर्ष पदों, टॉप पोजीशंस पर देख रहे हैं। भारत में भी और विदेशों में भी भारतीय मूल की महिलाएं, वो अब पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान माने जाने वाले क्षेत्रों में भी जा रही हैं। पायलट, सेना, पुलिस, यहाँ तक कि दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों में भी कुछ कमी देखने को मिल रही है, खासकर शहरी शिक्षित समाज में। ये सब तो बहुत सकारात्मक बदलाव हैं, लेकिन जैसा हमने पहले कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। किताब कुछ नकारात्मक पहलुओं और चिंताओं का भी जिक्र करती है। हाँ, करती है। पहला, मध्यम वर्ग में ही आय असमानता और इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है। एक तरफ ऊपरी मध्यम वर्ग है जिसके पास बहुत पैसा है, दूसरी तरफ निचला मध्यम वर्ग है जो अभी भी संघर्ष कर रहा है। दूसरा, वही उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म और भौतिकवाद, मटीरियलिज्म का बढ़ना, चीजों को इकट्ठा करने की होड़। तीसरा, तेज जीवन शैली के कारण तनाव, स्ट्रेस, रिश्तों के लिए कम समय और एक अंतहीन प्रतिस्पर्धा यानी राइट रेस में फंसे रहना। चौथा, सापेक्ष संतुष्टि का कम होना, मतलब हमारे पास जो है उससे खुश होने के बजाय हम दूसरों को देखकर और ज्यादा पाने की चाहत रखते हैं, ऑलवेज वांटिंग मोर। पांचवां, इससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं, लाइफस्टाइल डिजीज और कम उम्र में ही बर्नआउट, अर्ली बर्नआउट हो जाना। महिलाओं की स्थिति में सुधार तो हुआ, पर क्या कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं? हाँ, चिंताजनक रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराधों यानी क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में वृद्धि देखी गई है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। शारीरिक शोषण, वैवाहिक कलह, तलाक के मामले बढ़े हैं। समाज में लिव इन रिलेशनशिप जैसी नई अवधारणाएं भी आ रही हैं, जिन्हें लेकर अभी भी बहस है। और युवा पीढ़ी पर क्या असर है? युवा पीढ़ी का दृष्टिकोण ज्यादा आधुनिक और उदार हुआ है, ये अच्छी बात है। लेकिन साथ ही इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग की लत, एडिक्शन और दुरुपयोग, मिसयूज की समस्याएं भी बढ़ी हैं। मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ संचार के लिए नहीं बल्कि गेमिंग, वीडियो देखने आदि में ज्यादा हो रहा है, जिससे पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है। और एक बड़ी चिंता, ब्रेन ड्रेन। हाँ, प्रतिभा पलायन। हमारे देश के सबसे होनहार युवा पढ़ लिख कर बेहतर अवसरों की तलाश में विदेश चले जाते हैं। ये देश के लिए एक बड़ा नुकसान है। तो ये सारे पहलू देखने के बाद अंतिम मूल्यांकन क्या है? क्या वैश्वीकरण एक अभिशाप है? किताब का स्पष्ट जवाब है नहीं। वैश्वीकरण कोई अभिशाप नहीं है, ये एक वैश्विक प्रक्रिया है। अब ये कोई विकल्प नहीं बचा है, इसे स्वीकारना ही होगा। प्रक्रिया में दोष नहीं है, बल्कि इसके दुरुपयोग या दुष्प्रभावों में है। सामाजिक बुराइयां पहले भी थी, शायद अब वो ज्यादा उजागर हो रही हैं मीडिया और जागरूकता के कारण। वैश्वीकरण का मूल लक्ष्य आर्थिक बेहतरी लाना है
और उसका लाभ अंततः समाज को ही मिलता है, भले ही असमान रूप से मिले। विकास की प्रक्रिया में लोग, समाज और अर्थव्यवस्था ये तीनों अभिन्न हैं। सुधारों का लक्ष्य दोनों को ऊपर उठाना है। वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हमारे दरवाजे पर उपलब्ध होना। अब ये हम पर है कि हम उसका कैसे उपयोग करते हैं। तो जरूरत सोच बदलने की है। हाँ, बदलते विश्व के साथ हमें अपनी सोच बदलनी होगी, परिवर्तन को स्वीकारना होगा। असली सवाल ये नहीं है कि वैश्वीकरण अच्छा है या बुरा। असली सवाल ये है कि इसके लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचें। जो बाधाएं हैं उन्हें कैसे दूर किया जाए, जो नकारात्मक पहलू हैं उन्हें कैसे कम किया जाए। तो अंतिम विचार क्या है? अंतिम विचार यही है कि वैश्विक भारत बहस का मुद्दा नहीं रहा। ये आज की अर्थव्यवस्थाओं की जरूरतें पूरी करने की एक स्वाभाविक, नेचुरल और आवश्यक एसेंशियल प्रक्रिया बन चुका है। बहुत खूब। ये एक बहुत ही विस्तृत और गहरी चर्चा रही। चलिए अब इस पूरी बातचीत के मुख्य बिंदुओं, की टेकअवेज को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। बिल्कुल। पहला, बंद अर्थव्यवस्थाएं अपनी आंतरिक सीमाओं और अकुशलता के कारण बाहरी दुनिया के लिए खुलने पर मजबूर हुईं। दूसरा, वैश्वीकरण को कई कारकों ने गति दी, जिनमें टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, संचार क्रांति, सूचना तक आसान पहुंच, मीडिया का विस्तार, बदलती जीवन शैली और सांस्कृतिक आदान प्रदान प्रमुख हैं। तीसरा, किसी देश के वैश्वीकरण के संकेतकों में दुनिया से अलगाव कम होना, व्यापार और निवेश प्रवाह पर प्रतिबंधों में ढील, जीडीपी में व्यापार की हिस्सेदारी बढ़ना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर जोर देना शामिल है। चौथा, भारत के एलपीजी सुधारों में उदारीकरण, निजीकरण का लक्ष्य घरेलू प्रतिस्पर्धा था, जबकि वैश्वीकरण का लक्ष्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा था, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पांचवां, वैश्वीकरण का एक बड़ा दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थाओं का आपस में जुड़ जाना, कपलिंग है, जिससे वैश्विक संकटों का खतरा बढ़ जाता है। छठा, वैश्वीकरण की चुनौतियों में आयात का दबाव, विदेशी फंड के प्रवाह का प्रबंधन, उपभोक्तावाद का खतरा, घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना और लोगों की अपेक्षाओं का प्रबंधन शामिल हैं। सातवां, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का असर मिला जुला रहा है। सकारात्मक पहलुओं में बढ़ता मध्यम वर्ग, सूचना क्रांति, मोबाइल की पहुंच, वैश्विक वस्तुओं की उपलब्धता और महिलाओं की बदलती भूमिका शामिल हैं। आठवां, नकारात्मक पहलुओं में बढ़ती असमानता, उपभोक्तावाद, तनावपूर्ण जीवन शैली, स्वास्थ्य समस्याएं, महिलाओं के खिलाफ अपराध और ब्रेन ड्रेन जैसी चिंताएं भी उभरी हैं। और अंत में निष्कर्ष ये है कि वैश्वीकरण अब एक अनिवार्य प्रक्रिया है। फोकस इस पर होना चाहिए कि इसके लाभों को अधिकतम कैसे किया जाए और नुकसान को न्यूनतम कैसे रखा जाए। शानदार। ये थी हमारी गहरी और विस्तृत चर्चा संजीव वर्मा की किताब के अध्याय 20 पर, अर्थव्यवस्था के बंद दरवाजों से निकलकर ग्लोबल विलेज बनने तक का सफर। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और डिटेल्स हैं, इसलिए हम इनकरेज करेंगे कि इसे कम से कम एक बार और सुना जाए, ताकि सारी बातें अच्छे से समझ आ जाएं और याद रहें। हाँ, रेपिटेशन जरूरी है, खासकर यूपीएससी की तैयारी में। ये चैप्टर न सिर्फ यूपीएससी GS3 इकोनॉमी के लिए क्रूशियल है, बल्कि एस्से और इंटरव्यू में ग्लोबलाइजेशन, इंडियन सोसाइटी, इकोनॉमिक रिफॉर्म से जुड़े सवालों का जवाब देने में मदद करेगा। ये दुनिया और भारत की अर्थव्यवस्था को समझने का एक बेहतर नजरिया देगा। बिल्कुल, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि आसपास हो रहे बदलावों को समझने की कुंजी भी है। तो अगर आपको ये गहन विश्लेषण पसंद आया तो कृपया हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक करें, इस एपिसोड को अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें, अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जुड़े रहिए सुन लो यूपीएससी के साथ ऐसी ही और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।